जी शुरू करें जी, फॉर्मेट फाइनल करें। क्या बनाना चाह रहे हैं हम? इस मायूसी को खत्म किया करें सर आते ही। क्या बनाना चाह रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस निकली, बन चुकी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शुरू करें। एज ऑन 31 दिसंबर 2015। सही तरह चीजें आप ध्यान में सेट करें यार। कंपैरेटिव बनाना, लेकिन अगर डेटा अवेलेबल हो तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन क्वेश्चंस में 2 साल कंपैरेटिव होंगे और अकॉर्डिंगली 14 और 13 रीस्टेट होगा। आ जाएगा जहन में? प्लीज काइंडली रोज जाके रिवाइज करें चीजें। अच्छा वो क्वेश्चन नहीं आप लोगों ने बताया, वो फाइनल हो गया? वो तो टसुकी वाला था। अब देख लीजिएगा, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड द होल क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू ऑल डिस्क्लोजर्स। ये नहीं कि बस क्वेश्चन में देख लिया, आंसर देख लिया और टिक लगा लिया। आपके हाथ से गुजरी होनी चाहिए चीजें। ये मैक्सिमम इंशाल्लाह बस 2-3 दिन मेरा ख्याल है, या मैक्सिमम इस वीकेंड तक है। उसके बाद ये फिर क्वेश्चन मिक्स होकर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के शुरू हो जाना है। तो अगर इंडिविजुअली फाइनल हो गए हैं तभी हम उस तरफ जा सकेंगे। तो हर चीज को करनी पड़ा, रोज सीरियस है। आगे आ जाए सर आप, अगर कोई जगह नहीं दे रहे तो आगे आ जाए डियर फ्रेंड। जी सर जी, क्या वे होता है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने का इन क्वेश्चंस में? बताएं क्या करूं? वो तो ठीक है बेटा, हेडिंग्स तो लिख लेंगे, लेकिन क्या करूं? सबसे पहले सवाल का डाटा देखें और अपनी एडजस्टमेंट्स करके फिगर लिखें। मसलन सबसे पहले अब आप क्या ढूंढेंगे? अपने सवाल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे और देन फिर वर्किंग में जाके देखेंगे कि क्या उनमें कोई हम एडजस्टमेंट तो नहीं कर रहे। तो ढूंढेंगे प्लीज, प्लीज ढूंढेंगे सर। अब बताएं पहले हेडिंग क्या लिखें? नॉन करंट एसेट्स। शुरू करें आगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कोई एडजस्टमेंट है हमारी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में? प्लीज करवाया करें जी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई एडजस्टमेंट? एंट्रीज में जाएं तो नजर आ रहा है कुछ? 2013 में कोई एडजस्टमेंट है? क्या करूं? 2013 की पहले क्वेश्चन की फिगर ढूंढे। 2013 में क्वेश्चन में कितना नजर आ रहा है? 2105। 2015 में अब जाए 2105। डेबिट क्रेडिट पे गौर करें। क्या एंट्रीज की हुई आप लोगों ने? 55 डेबिट मींस प्लस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज हुई भी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट मींस, प्लीज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट मींस 11 लेस हो जाएगा। आंसर बताएं। 2149। प्लीज व्हाट इज द वे? फाइनल करें। पहले मैं कहाँ गया? क्वेश्चन में गया, क्वेश्चन की फिगर ढूंढी, फिर मैंने क्या किया? फिर मैं कहाँ गया? वर्किंग्स में गया, एंट्री देख के प्लस माइनस करके ब्रैकेट क्लोज कर दी। कौन से साल को करवाना शुरू कर रहे हैं आप? 2014 की अमाउंट बताएं। 2402। जहां भी है रुक जाए प्लीज। व्हाट इज 2402?
गिवन फिगर ऑफ 2014 है यार, एनी करेक्शन, एक मसला है, आप ही बताएं आज यार। सिर्फ 2014 की एडजस्टमेंट इसमें होनी है या 13 की भी होनी है? और 13 की हो तो गई है यार। फाइनल रीजन बता दें, फाइनल रीजन। सही रीजन बेटा ये है 2402, जरा ढूंढे 2402 से पिछली फिगर ढूंढे। क्या 2402 2105 के ब्रॉड डाउन से बना हुआ है? तो देयरफॉर क्या और क्या करना पड़ना है, इस 2402 के अंदर ओपनिंग भी और फिर फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट भी करनी पड़नी है। सिमिलरली 2015 की फिगर देखें जरा, 2015 की जो फिगर है 2430, ये किस ब्रॉड डाउन से बनी हुई है और वो किस ब्रॉड डाउन से बना हुआ है? 15 में आते आते फिर आप 13, 14 और 15 तीनों की एडजस्टमेंट करेंगे। तो ठीक है, अल्लाह करे आपके वर्ड ज़हन में आए हो कि कम्युलेटिव एडजस्टमेंट होनी है, लेकिन फाइनल रीजन जरा ज़हन में सही सेट होनी चाहिए। तो +55 -11 तो हमने 13 वाला कर दिया है, 14 वाली फिगर्स ढूंढ दे जरा। +39 -24, आंसर बताएं। 2461, 2015 फाइनल करा प्लीज। पिछले सालों की फिगर्स ले रहा हूं, एनी कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एग्जामिनर ये अज्यूम करता है पेपर बनाते हुए कि बच्चे सारा सेशन रेगुलरली पढ़ के पेपर देने आए हैं। क्या ये उसकी अजम्पशन हमारे लिए गलत है? अगर बेटा ये गलत है तो उसकी अजम्पशन मैंने आपको बता दी है। अब अगर आप इस अजम्पशन के मुताबिक वहां नहीं जाएंगे, उसने नहीं कहना ये गलत है। ठीक है, आई एक्नॉलेज कि आप माशाल्लाह सच्चे लोग हैं, आपने सच बोला है, लेकिन क्या ये वाइस वर्सा भी सच हो सकता है? फिर हमें तंग करना शुरू कर दिया है, आते ही फिर शुरू हो गए। या अल्लाह बचा मौला, नहीं मैंने आपके दिल की आवाज बाहर निकाली। और भी बड़ा कुछ आपने दिल में मुझे कहा होगा, लेकिन मैं जरा शॉर्ट वर्ड्स में उसको समराइज कर रहा हूँ। -11 नहीं, दो चीजें फिर तो 55 भी मैंने दोबारा प्लस किया और -11 भी दोबारा किया, ये दोनों नहीं समझ आ रहे। यही तो बेटा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन की फिगर देखें। ये जो 2402 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फिगर है। एग्जामिनर ने अभी ये पॉलिसी चेंज नहीं की हुई थी, ये पॉलिसी हमने चेंज की है। तो एग्जामिनर ने 2402 को बनाते हुए, क्लोजिंग बैलेंस को बनाते हुए ब्रॉड डाउन उठाया होगा 2105। हमारे नजदीक वो 2105 गलत है, वो होना चाहिए 2149, लेकिन ये तो हमने करेक्ट किया है। तो एग्जामिनर ने गलत ब्रॉड डाउन से गलत कैरेट डाउन निकाला है। तो अब हमें वर्किंग करते हुए 2402 की ओपनिंग भी ठीक करना है और फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट करके फाइनली क्लोजिंग भी ठीक करना है। हमने नेक्स्ट ईयर ये 2149 से नहीं शुरू किया है। अगर फॉर एग्जांपल आप जैसे नौजवान होते तो आप क्या करते? 2149 स्टार्टिंग पॉइंट बनाते और फिर सिर्फ वही एडजस्टमेंट करते जो 14 की हुई है। लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, उसने 2015 तक का डाटा बना दिया है ड्राफ्ट एंड विदाउट चेंजिंग द पॉलिसी। तो देयरफॉर हम जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वर्किंग कर रहे हैं तो एज ऑन क्योंकि फिगर्स होती हैं, तो एज ऑन फिर अगर ओपनिंग ही गलत होगा तो ओपनिंग भी करेक्ट करना होगा, और अगर फॉर द ईयर की कोई मिस्टेक है तो वो भी ठीक करनी होगी। सिमिलरली इसी तरह 2015 में अब आप क्या करेंगे जरा आप बता देना काइंडली। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 2430। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें 2013 वाली एडजस्टमेंट क्यों?
वो भी नहीं हुई भी। 2014 वाली भी क्यों, वो भी नहीं हुई, वो तो हमने की है। तो एग्जामिनर ने तो भी इसमें पिछले सालों वाली एडजस्टमेंट नहीं की हुई। और साथ ही अब ये दो जो एडजस्टमेंट्स हुई हैं, ये दो कह लें या चार कह लें, पिछले 2 सालों की ये दो एडजस्टमेंट्स हैं, इनसे ओपनिंग हमारा ठीक होगा 2015 का जो ओपनिंग है 2402 जो था, और देन इसके बाद अब 2015 की एडजस्टमेंट हम कर देंगे। ओके प्लीज, ये बताएंगे ये 15 वाली फिगर्स वाइंड अप करवाएंगे। प्लस कितना हो रहा है 44 और माइनस 35, आंसर 2498। Any confusion? Any confusion? What is the way of preparing the revised statement of financial position? पहले सवाल से फिगर ढूंढें और अकॉर्डिंगली अपनी वर्किंग्स में देखें और कम्युलेटिवली एडजस्टमेंट्स करें, देन दोबारा क्वेश्चन का डाटा देखें। चलो आगे आगे बढ़े जरा। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा नजर आ रहा है? स्टोर्स एंड स्पेयर्स की जो यहाँ फिगर है, ये एक्सपेंस से रिलेटेड नजर आ रही है या कोई एसेट नजर आ रहा है? फुल कंसंट्रेशन से वो कल वाली एंट्री सामने रखें, कल वाली एंट्री सामने रखें जो मैंने करवाई थी, और जरा सोचें जरा इस फिगर के बारे में। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कब एसेट है, कब एक्सपेंस है? खरीदा बचा तो एसेट है, खरीद के बचा हुआ है तो एसेट है, और अगर खरीद के यूज हो गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया अगर कंज्यूम्ड है, और अगर एक से ज्यादा साल इसका फायदा था तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में चला गया होगा। अब जो आपको इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के डाटा में स्टोर्स एंड स्पेयर्स नजर आ रहे हैं, ये स्टॉक बचा हुआ है या एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ हुआ? तो ये स्टॉक क्या प्रॉफिट एंड लॉस में आना है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में? बात मेरी समझ आ रही है? एक सेकंड वर्किंग्स में जाए। क्या आपने कोई एडजस्टमेंट की है स्टोर्स एंड स्पेयर्स में? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से सुने। मैंने क्या कहा अभी, तो रिपीट करें मैंने क्या कहा? क्या आपने वर्किंग्स में कोई स्टोर्स एंड स्पेयर्स में एडजस्टमेंट की है? अगर आप गौर से देखेंगे तो आपने नहीं की है। आपने इसलिए नहीं की है कि क्वेश्चन का जरा नीचे वाला पैराग्राफ देखें जरा। हमारे क्वेश्चन में पॉलिसी जो चेंज हुई है वो ये नहीं है कि स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्रेडिट किए हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्रेडिट होकर एक्सपेंस डेबिट हुआ हुआ है, और एग्जामिनर चाह क्या रहा था, एक छोटी सी एंट्री लिखी हुई आपने, हम क्या चाहते थे, क्या कम करके क्या बढ़ाएं? सोच के जरा बताइएगा, क्या अगर एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है पहले तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स को क्रेडिट किया गया होगा? अपनी एंट्रीज ढूंढने जरा, जो 4 लिखी थी कल, 4 या 3। स्टोर्स एंड स्पेयर्स में क्रेडिट होना ही होना है, चाहे अमाउंट एक्सपेंस आउट हो रही हो या कैपिटलाइज हो रही हो। तो गलती कहां नहीं है? स्टोर्स एंड स्पेयर्स के डेबिट क्रेडिट में गलती नहीं है, गलती कहां है? एक्सपेंस डेबिट हुआ हुआ है और होना चाहिए था एसेट डेबिट। तो सिंपली स्पीकिंग आप अपनी एंट्रीज देखें, आपके हेड्स कहां कहां इफेक्ट हो रहे हैं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एसेट्स में, और एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में। मींस टू से स्टोर्स एंड स्पेयर्स में हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इन अदर वर्ड्स ये फिगर एज इट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाएगी। कहां कहां बस एडजस्टमेंट्स हैं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में और एक्सपेंसेस में। कौन से हेड को हमने क्यों नहीं एडजस्ट किया? क्योंकि वो ऑलरेडी क्रेडिट हुआ होगा जब एक्सपेंस डेबिट हुआ था। हमारा इतराज सिर्फ ये था कि एक्सपेंस डेबिट नहीं होना चाहिए, ऐसे स्पेयर्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है उसके अगेंस्ट एसेट को डेबिट होना चाहिए था। बात में कुछ समझा सका हूं सर? फाइनल बताए मैं क्या करूं, इसे लिखूं या रहने दूं? इसे एज इट इज लिखूं या चेंज करके लिखूं? वाई एज इट इज? इसमें हमने बिल्कुल सही वर्ड है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो क्या ये फिगर्स ऑटोमेटिकली एडजस्टेड ही हैं? 73, 80 एंड 70। एनी कंफ्यूजन? तो जो फिगर्स अवेलेबल है उनमें अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज आ जाएंगी, और जो फिगर्स चेंज होनी है उनमें हम अपनी एडजस्टमेंट कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग ढूंढने की कोई और चीज? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं प्लीज। रिटेन्ड अर्निंग से एक छोटा सा डिसीजन हो चुका है हमारा, बताएंगे क्या हो चुका है? जिन क्वेश्चंस में हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बना चुके हैं, तो वहां दोबारा प्लस माइनस करने की बजाय कहां से देख के मुझे फिगर्स लिखवा दें? ढूंढने को बनाई भी हमने।
13 से लिखवाएं जरा फिगर्स। 145 गौर से देखें। 14 की फिगर 283 एंड 421। कंफर्टेबल है लिखवाते हुए? दोबारा चेंजेस इक्विटी में गौर से देखें, क्या इनमें कम्युलेटिवली ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स होगी हुई हैं? फुल हिम्मत कैसे? 145 में किस साल की एडजस्टमेंट हो गई है? 2013 वाली हो चुकी है, 2013 तक वाली हो गई है। और देन फिर हमने जब अगला क्लोजिंग निकाला है वो किस ओपनिंग से निकाला है? 145 ही की ओपनिंग से निकाला है। और देयरफॉर 283 में फिर पिछले 2 सालों की हो गई हैं। और हमने फिर इसी 283 से, हमने क्वेश्चन का नहीं फिगर ली, हमने 283 से फिर अपना क्लोजिंग बनाया। इसलिए ऑटोमेटिकली कम्युलेटिव एडजस्टमेंट हो जाएंगी, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डन है सर? एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी उसमें बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए मैं सब एज इट इज फिगर आ गई है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स में हमारी एडजस्टमेंट नहीं, हमारी एडजस्टमेंट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में और एक्सपेंसेस में। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और एक्सपेंसेस एडजस्ट हुए, स्टोर्स एंड स्पेयर्स में हमने कोई डेबिट क्रेडिट एडजस्टमेंट नहीं की। देन बेटा इससे कीजिएगा पेज नंबर 98 पे जरा है। ये पेज नंबर 98 पे क्वेश्चन किया था कुछ दिन पहले, इसका जरा रिक्वायरमेंट सी रह गई थी जरा रजिस्टर में देखे। मेरा ख्याल है कि शायद आपके पास जगह है, मैंने जगह छुड़ाई थी उस दिन, शायद ये बात नहीं हो सकी। पेज नंबर कौन सा जी प्लीज? क्वेश्चन कौन सा सर? रजिस्टर में काइंडली आंसर ढूंढे। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपने बनाई हुई हैं देख लें। मेरा ख्याल है कि मैंने स्पेस आपसे कहा था, अगर है तो सबसे बेस्ट है। रिक्वायरमेंट सी देख के जी जी क्या करें, रिक्वायरमेंट सी देख के जगह जहां पे है वहां पे एक हेडिंग बना लें, करेक्शन ऑफ एरर नोट। कंप्लीट साइलेंस प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ मिल गए प्लीज। जी सब आ गए यहाँ तक? एक छोटा सा काम कीजिएगा अपने रजिस्टर में, क्वेश्चन नंबर 1 जो मोहानी किया था हमने, उससे पिछली एग्जांपल भी याद रहा। रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर 1 मोहानी के नाम से जो किया था उससे पीछे जरा काइंडली जाए। और बुक का भी पेज नंबर 82 एक सेकंड जरा सामने रखना। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं जरा वो मेरा ख्याल एक दफा जरा रिवाइज कर लेना बनता है। पेज नंबर 82 पे हमने सबसे पहले एक एग्जांपल की थी जिसमें बोरिंग कॉस्ट की पॉलिसी चेंज हो रही थी एक्सपेंसिंग से कैपिटलाइजिंग की तरफ। इसका जरा आंसर देखें। आंसर में सबसे एंड में हमने एक नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे। अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई हो तो फिर मैंने आपको 3 डिस्क्लोजर्स बताए थे। प्लीज नंबर 1, नेचर ऑफ चेंज इन पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एक्सपेंसिंग बोरिंग कॉस्ट की बजाय कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट की तरफ गए थे। नंबर 2, रीजन दो हो सकती हैं, या स्टैंडर्ड बदल गया हो या मैनेजमेंट अपनी मर्जी से पॉलिसी चेंज की हो। हमारे इस क्वेश्चन में IAS 23 में चेंज आया था। और देन एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर होता है इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स। लाइन आइटम्स जरा देख के नीचे लाइन आइटम्स का मीनिंग बताएं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वो हेडिंग्स जिनमें अमाउंट्स आ रही होती हैं उन्हें लाइन आइटम्स बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की लाइन आइटम्स में चेंज, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की लाइन आइटम्स में चेंज हमने फिर कैलकुलेट करके लिखा था। कैसे लिखा था थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जरा।
प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखें तो 2003 और 2 लिखा था हमने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सिर्फ कंपैरेटिव ईयर्स का बनता है, क्योंकि कंपैरेटिव ईयर्स में पुरानी फिगर्स और होती हैं और रिवाइज फिगर्स और होती हैं, तो शेयर होल्डर्स को फिर हम जब पुरानी फिगर्स में पिछले सालों की जो फिगर्स हैं उनमें जो चेंज आता है वो हम नोट्स में लिख के बताते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट बनाते हैं हम प्लस माइनस करते हैं, वो शेयर होल्डर्स को इस तरह प्लस माइनस करके नहीं दिखाना होता, तो फिर नोट्स में जाके हमने कंपैरेटिव ईयर का डिस्क्लोजर बनाया था। एक सेकंड, पेज नंबर 82 देखें जरा, करंट ईयर कौन सा है, 2003 है, तो आपको अपना ये डिस्क्लोजर देखेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में 2000 सिर्फ 2 नजर आएगा, और अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे तो 2 और 1 नजर आएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वंस अगेन 2 कंपैरेटिव ईयर्स हैं, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में 1 ईयर ही चलता है। तरीका ये होता है कि आपने जिस जिस हेड में जितना जितना चेंज किया हो वो एग्जामिनर को प्रेजेंट करके दिखाना होता है इन द लाइन आइटम्स डिस्क्लोजर। ठीक है प्लीज। तो कौन से 3 डिस्क्लोजर होते हैं अगर पॉलिसी चेंज हो रहा है, नेचर, रीजन, इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स। देन आए जरा पेज नंबर 83 के स्टार्ट पर, पेज नंबर 83 के स्टार्ट पे हेडिंग है प्रायर पीरियड एरर। क्या होता है प्रायर पीरियड एरर? पिछले सालों में अगर कोई एरर हो गया है तो उसे भी रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक किया जाता है। उसके थोड़ा सा नीचे है क्वेश्चन नंबर 1 से ऊपर हेडिंग ढूंढे डिस्क्लोजर ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स। अब जिससे अगर पॉलिसी चेंज हो जाए उसके डिस्क्लोजर होते हैं जो भी आपने देखे हैं। इसी तरह अगर कोई प्रायर ईयर एरर हो जाए तो फिर प्रायर ईयर एरर के भी कुछ डिस्क्लोजर्स नोट्स में शेयर होल्डर्स को बताने होते हैं, और इस केस में सिर्फ 2 ही चीजें लिखी हुई हैं। जरा काइंडली पढ़ के बताएंगे क्या क्या लिखा हुआ है। नेचर का सिंपली मतलब है कि एरर क्या है वो बताना। जिसमें बहुत से सवाल ऐसे आ रहे हैं आपके सामने जिनमें कैपिटलाइजेशन की गलती हो जाती है, एक्सपेंस की बजाय कैपिटलाइज या वाइस वर्सा हो सकता है। तो जो भी क्वेश्चन में एरर है वो हमें एक इंग्लिश में सेंटेंस लेके सवाल से ही देख के लिखना है। तो वंस अगेन यहाँ पहली चीज तो एरर है, तो सॉरी नेचर ऑफ एरर है। अब दूसरा इसमें डिस्क्लोजर जो वहां था यहाँ नहीं है वो है रीजन। तो यहाँ रीजन ऑफ एरर तो डेफिनेटली यही है कि पता नहीं चला, इसलिए रीजन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पॉलिसी बदली है तो रीजन स्टैंडर्ड भी हो सकता है और मैनेजमेंट की अपनी चॉइस भी हो सकती है। तो यहाँ पहला नेचर एज इट इज है, रीजन की जगह यहाँ स्ट्रेट अवे बी में देखें क्या लिखा हुआ, इफेक्ट ऑफ लाइन आइटम्स। इसका मतलब वो जो 3 डिस्क्लोजर्स हैं, रीजन सॉरी नेचर, रीजन एंड लाइन आइटम, उसमें बस रीजन वाला यहाँ नहीं है। इसमें आपने नेचर ऑफ एरर और इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स का वैसे ही डिस्क्लोजर बनाना है जैसे हम चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में बना रहे होते हैं। लेकिन ये बनाना कब है, आप पेज नंबर 98 पे है जरा। अगर आपको एग्जामिनर कहे कि इन वर्ड से कहे, फॉर एग्जांपल करेक्शन ऑफ एरर नोट, आप समझ आ जाएगा क्या है। तो करेक्शन ऑफ एरर नोट आप तब बनाया करेंगे जब आपको एग्जामिनर रिक्वायर कर रहा होगा, और अगर वो करेक्शन ऑफ एरर का कोई नोट मांग रहा हो तो हमारे जहन में कौन सी 2 चीजें आएंगी, नेचर बतानी है और इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स बताना है। तो आए जरा लिख के ये बहस भी खत्म कर लेना। तो पहली हेडिंग आ गई इसमें, नेचर ऑफ एरर। अब क्वेश्चन जरा साथ रिलेट कर लीजिएगा, पेज नंबर 98 रखें जरा साथ, और वर्किंग्स भी हुई है, फिगर्स में ढूंढ के दिखाता हूं अभी आपको, लेकिन काइंडली मेरे साथ जरा पहले अगर नेचर का वाला पैराग्राफ बनवा दे मुझे, ढूंढ देंगे जरा एरर क्या था। पॉइंट 1 में था, पॉइंट 2 में था, पॉइंट 1 में था, कंसंट्रेट करेंगे क्या गलती हुई थी। इंस्टॉलेशन कॉस्ट रॉन्गली रिकॉर्डेड एज मेंटेनेंस एक्सपेंस, ढूंढे जरा। आए सेंटेंस लिखो, द कंपनी हैज, द कंपनी हैड की हैज की बजाय हैड लिख लो, कर लिया था, हैड रॉन्गली recognized installation cost as maintenance expense
The company had wrongly recognized installation cost as maintenance expense. Amounting to rupees 36.75 million. Instead of capitalizing in the cost of plant. Definitely sentence can be rearranged otherwise. What is the crux of the story? क्या करने के बजाय क्या कर लिया? Applies करने के बजाय expense out कर लिया था, amounting to rupees 36.75. So what is this? Nature of error. ये error हुआ था यार. क्या आपने इसे फिर ठीक कर लिया? Next line लिखें. Effect on line items. Effect on line items और उसमें फिर दो headings बन जाएंगी. Effect on statement of profit loss. Exactly same है अब. Effect on statement of profit or loss और then फिर effect on statement of financial position. जिस तरह चेंज इन पॉलिसी में ये लाइन आइटम्स का डिस्क्लोजर बनना है, उसी तरह से करेक्शन ऑफ एरर नोट में भी लाइन आइटम्स का सेम डिस्क्लोजर बनना है. देखो बात समझ आ रही? प्लीज क्या कर रहा हूं, क्या बना रहा हूं? शेयर होल्डर्स को फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या हुआ था. असल में हमने फिगर्स रीस्टेट की हैं, तो जब रीस्टेट फिगर्स किए हैं तो शेयर होल्डर्स को फिर इन्फॉर्म करें कि क्या हुआ था और उसके रिजल्ट में आपकी फिगर्स में क्या चेंज आया है. स्टार्ट करो. बताएंगे ये किस साल का बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस सवाल? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बेटा एक ही साल कंपैरेटिव है. हाँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 2 साल कंपैरेटिव है, तो सिर्फ किस साल का बन जाएगा? 2016 का आपके सामने आएगा. क्या हुआ है? अब जरा पहले डाटा ढूंढ लीजिएगा सारा. अपनी फिगर जरा ढूंढे, वर्किंग्स में पहले करवा दें, कोई इशू नहीं है. ये किस साल में हम हैं और मैं किस साल की फिगर लिख रहा हूं. 17 में मैं 16 की फिगर कंपैरेटिव प्रेजेंट कर रहा हूं लाइन आइटम्स के डिस्क्लोजर में. हुआ क्या था 2016 में को ढूंढना है. हमारी करेक्शन से कोई फर्क पड़ा? डेप्रिसिएशन में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? इंक्रीज हुआ है मेरा ख्याल है. अच्छा, एरर का डेफिनेटली इफेक्ट 2015 में भी है, लेकिन अगर हम 16 की बात करें तो सिर्फ फॉर द ईयर की, अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है तो फॉर द ईयर 16 की बात होनी है. तो प्लीज 16 में सिर्फ क्या है? इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन या डिक्रीज इन? इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन ढूंढना. 9.19 डेप्रिसिएशन डेबिट हुई हुई है, क्रेडिट हुई हुई है? तो इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन है और उसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा? डिक्रीज इन प्रॉफिट बाय रुपीज 9.19 लिखे. तो प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ एक साल कंपैरेटिव सफिशिएंट है. क्या बढ़ने से क्या कम हुआ? ये सबने देख लिया ना प्लीज. डेफिनेटली 15 में क्या हुआ था? मेंटेनेंस एक्सपेंस रिड्यूस हुए थे, वहां मेंटेनेंस एक्सपेंस भी रिड्यूस हुआ था और डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुई थी. लेकिन कंपैरेटिव ईयर मींस 16 है, हम 17 में खड़े हैं, तो 16 में सिर्फ आपने एक ही एंट्री की हुई है, ढूंढना था सही. तो डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट हेडिंग बताएं. इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन.
इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें भी कंपैरेटिव ईयर्स का ये डिस्क्लोजर बनना है, लेकिन इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल हो तो कंपैरेटिव ईयर्स दो हो जाएंगे, 16 एंड 15। अब ये जो फिगर्स मैं आपके सामने लिखूंगा, ये मैंने आपको पेज नंबर 82 पे दोबारा जाए और उसका आंसर भी ढूंढना है, उसका रिवाइज भी करें और फिर यहाँ अप्लाई भी करवाएं। इसके बाद अगर ये कभी किसी क्वेश्चन में फिगर्स आनी है तो काइंडली आपने फिर इंडिविजुअली लिखनी है। तो एक सफा मेरे साथ फाइनली जरा रिवाइज कर लें, पेज नंबर 82 पे जाए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की लाइन आइटम्स के इफेक्ट्स लिखते हुए मैंने आपको उस जगह पे पेज नंबर 82 पे एक तरीका बताया था। सबके सामने रजिस्टर और क्वेश्चन आ गया। कहा बेटा मैंने ये था कि आप सिंपली कंपेयर कर लें पुरानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो सवाल के अंदर है और रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो आपने बना ली हुई है। तो अगर आप गौर से देख के मुझे बता दें आपने कैसे लिखा हुआ है। 2001 की फिगर ढूंढे प्लांट की, पेज नंबर 82 पे। सवाल में 3 लाख था। अपनी रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ढूंढे तो सिंपली ये 15,000 का इंक्रीज आया था। 2002 में आपने क्या किया था, क्वेश्चन में 4,50,000 था। आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 2002 में 482,000 था, तो 32,000 का इंक्रीज आया था। और सिमिलरली रिटेन्ड अर्निंग्स का भी जस्ट कंपैरिजन हुआ है। ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 5 लाख था, उसकी जगह 5,15,000 हो गया। नहीं, पहला तो हमेशा इस तरतीब से चले मेरा ख्याल। 1,20,000 की जगह 1,35,000 हुआ तो 15,000 का इंक्रीज आया है। 2002 में 5 लाख की जगह 532 आया है, 32,000 का वंस अगेन इंक्रीज है। तो व्हाट इज द वे ऑफ प्रिपेयरिंग द लाइन आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? पुरानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें और रिवाइज के साथ कंपेयर कर लें। आए ये सेम प्रिंसिपल मुझे अडॉप्ट करके दिखाएं पेज नंबर 98 पे आके। प्लीज जरूर कीजिएगा यार, प्लीज जरूर कीजिएगा यार। सवाल आपको पेज नंबर 98 पे मिल रहा है और आंसर अपने रजिस्टर में मिलेगा। सबसे पहले करवा देंगे तो दी बेस्ट हो जाएगा। 2015 की फिगर्स नीचे हैं सवाल में। 2015 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्वेश्चन में क्या गिवन है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो आपने बनाई उसमें क्या गिवन है? 2015 में आपने लिखा था 677.56। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? तो इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। किन फिगर्स का डिफरेंस ले रहे हैं जरा लिख लीजिएगा। 677.56 माइनस 650, तो कितना इंक्रीज आया? 27.56। एंड सिमिलरली 16 में अगर कंपेयर करेंगे आप तो 612 था सवाल में और 630.37 आपके है आंसर में। तो 18.37 से इंक्रीज आया है। ये भी गौर से देखना, बहरहाल इंक्रीज आया है। डन है प्लीज। कौन से फिगर आप इंडिविजुअली करने लगे हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर काइंडली आप इंडिविजुअली करें और डिसाइड करें कि इंक्रीज है या डिक्रीज है। क्या बनाते हुए किसको किससे कंपेयर कर लें? लाइन आइटम्स का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डिस्क्लोजर बनाते हुए रिवाइज्ड एंड ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल का सिंपली डिफरेंस ले लें। किया करें यार, किया करें प्लीज। मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा मेच्योर होने की जरूरत है। 207.56 माइनस 180 प्लीज मिल जाएगा यार। 27.56 तो 83.
37 माइनस, प्लीज फिगर ढूंढ रहे हैं, बताइए जी, माइनस डिफरेंस 18.37 ही बनता है शायद। कहां से ले रहा हूं फिगर सर? नौजवान तो बोर्ड से ले रहे हैं, नौजवान तो बोर्ड से देख के लिख रहे हैं। चेक जरूर किया करें यार, मेरी फिगर्स अक्सर गलत हो जाती हैं, लेकिन पहले काइंडली इंडिविजुअली तो सॉल्व किया करना यार। ये जो आप लोग ट्राई नहीं ना करते एक रिपीटेड चीज को करने की, ये मेन मसला है मेरे नजर। फर्स्ट टाइम यकीनन समझना चाहिए, बोर्ड से देख के लिख लेना चाहिए, लेकिन अगर फिगर्स रिपीट हो रही हो तो इंडिविजुअली कोशिश करना मस्ट हो जाता है। एनी कंफ्यूजन? अच्छा, ये दो क्वेश्चन में हमने बनाया है, दोनों क्वेश्चन में आपको सेम फिगर्स नजर आ रही हैं, तो जो लोग देख के कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, मुझे जरा आज वाला सवाल करवाने दें, फिर मैं खुद से फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ। लेकिन एक चीज वैसे कंफर्म रखें, हमने एंट्री जो की हुई है ना इस सवाल में, इस सवाल में हमारी एंट्री बेसिक क्या है, जरा 2015 देखें जरा, हम क्या कर रहे हैं? हम एसेट बढ़ा रहे हैं और एक्सपेंस कम कर रहे हैं। दोनों का नेट इफेक्ट ये है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ जाएगी और एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता है कि क्वेश्चन में सिर्फ दो ही फिगर्स हो, ये एक से ज्यादा भी हो सकती हैं और देयरफॉर फिर ये एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही होंगी। फिलहाल इसको अगर आपके जहन में आया भी है ये सवाल, तो अभी एक सेकंड के लिए जरा क्वेश्चन एक और कर लें। अभी ये जहन में लगेगा कि हमेशा ये दो ही होती हैं और हमेशा मैच करती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चलो अभी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर मैं ही इसको फाइनली आपको बताता हूँ कि ये हो क्या रहा है। ये एक शायद एक डबल एंट्री का इफेक्ट है जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आ रहा है, लेकिन इसकी फिगर जरूरी नहीं कि मैच दो फिगर्स में ही मैच हो जाए।